जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम वीर सावरकर। लंदन में गिरफ्तारी। जहाज फ्रांस से इंग्लैंड पहुंचा। बंदरगाह से सावरकर लंदन जाने वाली रेल पर सवार हुए। यद्यपि वे गिरफ्तारी की आशंका अवश्य कर रहे थे, पर उन्हें ये कल्पना नहीं थी कि वे रेल से उतरते ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। शुरू से ही उनके डिब्बे पे सशस्त्र पुलिस का पहरा था और जो ही वे लंदन स्टेशन पर डिब्बे से प्लेटफॉर्म पर उतरे, उन्हें वारंट दिखाकर तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना 13 मार्च 1990 की है। दूसरे ही दिन संसार के प्राय सभी समाचार पत्रों में इनकी गिरफ्तारी का समाचार प्रकाशित हुआ। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया। जो ही सावरकर ने न्यायालय में प्रवेश किया, सैकड़ों दर्शकों ने इनका करतल ध्वनि से स्वागत किया। अदालत द्वारा इन पर राजद्रोह एवं हत्या के लिए प्रोत्साहन का अभियोग लगाकर इन्हें जेल में रखा गया और बकायदा अदालती कार्रवाई भारत में चलाने का निश्चय किया गया। लंदन से जेल से छुड़ाने के लिए इनके मित्रों ने कई षड्यंत्र रचे, पर वे उनमें असफल रहे। यद्यपि सावरकर को भारत ले जाने की आज्ञा हो चुकी थी, उन दिनों भारत आने के लिए जहाज से इंग्लिश खाड़ी को पार कर फ्रांस के किनारे उतारना पड़ता था और वहां से रेल द्वारा इटली होकर जो फिर भारत जहाज द्वारा भारत जाना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को फ्रांस से होकर भारत नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उसे भय था कि फ्रांसीसी सरकार सावरकर को फ्रांस की भूमि पर छुड़ा लेगी और उल्टे ब्रिटिश सरकार पर सावरकर को बलपूर्वक कैद करने का दावा चलाएगी। इसके लिए उन्हें उस मार्ग को छोड़कर बिस्के की खाड़ी द्वारा ले जाने का निश्चय किया गया। इस प्रकार सावरकर 26 वर्ष की आयु में बैरिस्टर के स्थान पर कैदी के रूप में मातृभूमि के दर्शनों के को चल पड़े। जहाज पर इनकी देखरेख के लिए भारत के विशेष रूप से बुलाए गए हिंदुस्तानी सिपाही तथा लंदन के खुफिया विभाग के अधिकारी रखे गए थे। अंग्रेज सिपाही इनकी खुशी से फूले न समाते थे कि इस भयंकर क्रांतिकारी को हमने कितनी चतुराई से बंदी बनाया है। उधर सावरकर मन ही मन सोच रहे थे किस प्रकार जहाज से भागकर निकलकर इन अंग्रेजों का घमंड चूर चूर कर दिया जाए। सावरकर उचित अवसर की ताक में थे। सौभाग्य से उन्हें ऐसा अवसर मिल गया। जहाज को किसी कारणवश फ्रांस के मार्लेस बंदरगाह पर लंगर डाला। वीर सावरकर ने दूर तक नजर डाली, पर कोई सहायक उन्हें नजर नहीं आया जो उन्हें छुड़ाने या भाग निकलने में सहायता करता। अतः अब वे अपने ही बलबूते पर भाग निकलने की युक्ति सोचने लगे। पुलिस सिपाहियों की उन पर कड़ी नजर थी। वे उन्हें अकेला छोड़कर एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं जाते थे। शौचादि के समय भी सिपाही दरवाजे से अड़कर खड़े रहते और सामने लगे हुए शीशे पर उनका प्रतिबिंब देखकर प्रत्येक हलचल पर कड़ी निगाह रखते थे। सुबह जहाज चलने का समय हुआ। सावरकर अपनी तंग कोठरी में बैठकर सोच रहे थे कि कुछ भी हो, आज किसी प्रकार इस जहाज से निकलना है। पास के 2 अंग्रेजी अधिकारी सोए हुए थे और एक सिपाही खड़ा पहरा दे रहा था। उन्होंने पहले वाले गोरे सिपाही से कहा, मुझे शौच के लिए जाना है, ले चलिए। सिपाही ने अफसर को जगाया और अफसर तथा सिपाही दोनों उन्हें पकड़कर शौचालय ले गए। सावरकर ने देखा कि शौचालय की कोठरी के ऊपर एक छोटा सा छेद है, पोर्ट होल है, जहां से समुद्र में कूदकर भागा जा सकता है। उन्हें एक तरकीब सूझी। पहने हुए गाउन को उन्होंने कोठरी के दरवाजे पे डाल दिया ताकि अंदर के दृश्य बाहर दिखाई ना दे सके और फौरन उचककर खिड़की के रास्ते समुद्र में कूद गए। जो ही पुलिस अधिकारियों ने इस अकल्पित घटना का भान हुआ, वे घबरा गए। एक भारतीय कैदी के इस प्रकार से अधब्य साहस और अनुपम बहादुरी को देखकर गौरव ने आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा डाली। सावरकर तैरते हुए डुबकी लगाते हुए फ्रांस के किनारे की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे थे और इधर गोरे सिपाही पीछे से सावरकर पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। किंतु सावरकर एक विजयी सिंह की भांति मीलों तैरने के बाद भी आखिर फ्रांस के किनारे पर आ पहुंचे। सागर तट फ्रांस की सीमा में था, अतः उन्होंने तट पर खड़े होकर फ्रांसीसी सिपाही से खुद को गिरफ्तार कर लेने को कहा, पर सिपाही उनकी भाषा को ना समझ सका और उसने सावरकर का पीछा करने वाले अंग्रेज सिपाहियों को चुपचाप सौंप दिया।
सावरकर पुनः बेड़ियों से जकड़कर जहाज की उस तंग कोठरी में बंद कर दिए गए। भारत की ओर प्रस्थान। सावरकर को लेकर जहाज पुनः भारत की ओर चला। अब उन पर पहरा इतना कड़ा रहने लगा कि कोठरी के बाहर की खुली वायु भी उनके लिए दुश्वार हो गई। दोनों अफसर भी उनकी कोठरी में ही दिन रात रहने लगे। सावरकर मन ही मन सोचने लगे, अब क्या किया जाए। मैंने इतने भयंकर साहस का भी कोई नतीजा नहीं निकला। स्वतंत्र तो हो ही नहीं पाया, उल्टे पांव की बेड़ियां और ज्यादा मजबूत हो गईं। खैर, मैंने अपनी शक्ति भर यत्न किया था। सफलता असफलता तो ईश्वर आधीन है। कर्तव्य करना ही मनुष्य का स्वाधीन है, फल की प्राप्ति नहीं। 22 जुलाई को जहाज बंबई बंदरगाह पर पहुंचा और नंगी संगीनों के पहरे में सावरकर ने अपनी मातृभूमि पर पैर रखते हुए लोह जंजीरों से जकड़े हुए हाथों से इस पुण्य भूमि को भक्ति भावना से नतमस्तक होकर नमस्कार किया। बंदरगाह में वे बंद मोटर में बिठाकर नासिक पहुंचाए गए। वहां उन्हें कड़े पहरे में नजरबंद रखा गया। नासिक जेल में रहते हुए एक दिन एक अंग्रेजी पत्र में सावरकर ने पढ़ा कि फ्रांसीसी सरकार इन्हें ब्रिटिश सरकार से वापस मांग रही है, क्योंकि इन्हें फ्रांसीसी भूमि पर गिरफ्तार किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इन्हें संतोष हुआ कि आखिर उनका प्रयत्न विफल न गया। अंग्रेज अफसर चकित थे कि मार्लेस की घटना पत्रों में कैसे छप गई। यह समाचार पहल पेरिस में साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स के पौत्र के संपादक में प्रकाशित होने वाले पत्र ह्यूमैनिटी में छपा था। उसे सावरकर से बहुत सहानुभूति थी। बाद में फ्रांस के दूसरों पत्रों ने भी इनके लिए तीव्र आंदोलन किया, पर ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को फ्रांस लौटाने से साफ इनकार कर दिया और विवाद को शांत करने के लिए यह मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा गया। सावरकर ने नासिक जेल में रहते हुए फ्रांस की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा ही हृदयस्पर्शी लेख लिखा, जो गुप्त रूप से पेरिस के भारतीय क्रांतिकारियों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे छापकर यूरोप में अनेक प्रगतिशील देशों में वितरित किया। उधर यूरोप में इस प्रकार ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चल रहा था और इधर ब्रिटिश सरकार सावरकर को कोठरे से कोठरे दंड देने हेतु हेग के न्यायालय के लिए मामला तैयार कर रही थी। दूसरी ओर भारत में भी क्रांतिकारियों को दंड देने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल एक्ट बनाकर विशेष ट्रिब्यूनल नियुक्त किए जा रहे थे। इन 5 फैसलों की अपील में ना हो सकती थी। हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंत में फ्रांस ने अंग्रेजों से दबकर सावरकर को मुक्त कर देने की मांग वापस ले ली। अब उनका मामला बंबई की स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ। सशस्त्र सिपाहियों से लैस बंद मोटर में सावरकर को जेल से हाईकोर्ट पहुंचाया गया। न्यायालय में प्रवेश करते ही तालियों की गड़गड़ाहट ने सावरकर का स्वागत किया। चकित होकर जब उन्होंने दर्शकों की गैलरी की ओर देखा तो वहां एक भी दर्शक न था। तब उन्होंने नजर नीचे दौड़ाई, जहां 30-40 अन्य अभियुक्त दिखाई दिए। इन्हीं युवकों ने जंजीरों में जकड़े हुए हाथों से सावरकर का स्वागत किया था। ऐसा स्वागत शायद ही संसार के किसी नेता का आज तक हुआ हो। इन अभियुक्त में से बहुतों का अपराध केवल सावरकर से संपर्क रखना ही था। इनका छोटा भाई नारायण भी इन अभियुक्तों में था। 3 मास तक मुकदमा चलने के बाद 23 दिसंबर 1990 को ट्रिब्यूनल ने उन्हें आजन्म काली पानी की सजा सुना दी। सावरकर सजा सुनते ही वंदे मातरम का नारा लगाकर पीछे हट गए। इसके बाद अन्य अभियुक्तों को भी 14 से लेकर 30 वर्ष तक के लिए कठोर कारावास का दंड दिया गया। सावरकर पर सरकार ने 2 गंभीर आरोप लगाए थे। पहला नासिक षड्यंत्र में सहायता देने का और दूसरा जैक्सन की हत्या के लिए प्रोत्साहन देने का। दोनों अभियोगों ने उन्हें आजन्म कारावास का अर्थात 50-50 वर्ष की काले पानी की सजा सुनाई गई थी, पर दोनों सजाएं एक साथ चलने वाली थी। सजाएं सुनकर सावरकर जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने बड़ी गंभीर और निर्भीक वाणी में न्यायाधीश को संबोधित करते हुए कहा, आपके कानून के अनुसार अधिक से अधिक कड़ी सजा मुझे बहाल की है। उसे मैं सहने के लिए सहर्ष तैयार हूँ, क्योंकि मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि कष्ट सहन और स्वार्थ त्याग के द्वारा
ही हम अपने प्रिय मातृभूमि का उद्धार कर सकेंगे। हमारी भारत माता अवश्य स्वतंत्र होगी। कब होगी यह यद्यपि अभी नहीं बताया जा सकता, पर वह स्वतंत्र होगी यह निश्चित है। सावरकर को काले पानी की सजा सुनाने के बाद उन्हें कुछ दिन बंबई के समीप डोंगरी नामक कारागृह में रखा गया। बाद में वहां से उन्हें अंडमान भेजा जाना था। उस समय जिन्हें आजन्म कारावास की सजा होती थी, उन्हें भारत से 600 मील दूर बंगाल के उपसागर में स्थित अंडमान नामक द्वीप में रखा जाता था, जहां साल में करीब 9 महीने तक लगातार वर्षा हुआ करती थी। चारों ओर घना जंगल, सर्द हवा और मच्छरों की भरमार। ऐसे नरक तुल्य स्थान पर कठोर यम यातनाओं से भरे कारागार में सावरकर को भेजा जा रहा था। अंडमान रवाना होने से पूर्व उन्होंने एक बार अपनी पत्नी से भेंट करने की अनुमति मिली थी। उनकी पत्नी सजल नेत्रों से जब उनसे मिलने गई, तब कैदियों के कपड़े पहने थे। लोहा सिंकचों से बंद खिड़की के पास खड़े हुए उन्हें दिखाई दिए। बैरिस्टरी की शानदार वेश में देखने की अभिलाषा से प्रेरित उनकी पत्नी ने जब उन्हें इस प्रकार जांघें और बनियान पहने कैदी के भेष में देखा, तो वे भावावेश में एक बारगी रो पड़ी। धीरोर हत सावरकर अपनी पत्नी की तीव्र मनोव्यथा का अनुभव कर रहे थे, पर वे स्थित प्रज्ञ हो गंभीर वाणी से पत्नी को सांत्वना देने लगे और उन्होंने कहा, धीरज रखो। केवल संतान पैदा करना और खाना पीना मौज करना यही मात्र मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी बिता लेते हैं। हमें तो समाज और देश की दुर्दशा को मिटाने और भारत माता की गुलामी की बेड़ियों चूर चूर करना है। इसी उद्देश्य से हमने अपने व्यक्तित्व सुखों भोगों का त्याग कर ये कंटाकीर्ण मार्ग स्वेच्छा से अपनाया है। हमने स्वयं अपने हाथों अपने व्यक्तित्व स्वार्थ की तिलांजलि दी है, ताकि भारत के करोड़ों लोगों के कष्ट दूर हों। इसलिए चिंता न करो और धैर्य के साथ आने वाली आपदाओं का सहर्ष सहन करो। यही सच्ची मानवता है, इसी में सच्चा पुरुषार्थ है। अंडमान की काल कोठरी में मद्रास से महाराजा जलियान द्वारा वीर सावरकर को अंडमान द्वीप में लाया गया। सागर तट से रवाना होते ही सावरकर के मन में एकार भी एक विचार कौंधा, क्या मैं अब अपनी प्यारी मातृभूमि का पुनः दर्शन कर सकूंगा? क्या मेरी मातृभूमि से यह अंतिम विदाई है? इस विचार से वे क्षण मात्र विहल हो गए। 4 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे, जहां उन्हें नरक तुल्य कठोर कारागार में बंदी बनाकर रखा गया। उन्हें वहां कैसी कैसी असहाय यंत्रणाएं सहनी पड़ी, ये वर्णन करना असंभव है। उन्हें वर्षों तक रस्सी कूदने, कोल्हू चलाने जैसे परिश्रम का काम करना पड़ा। 8 दिन तक उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाकर टांग कर रखा गया। 1 महीना एकांत काल कोठरी में उन्हें रहना पड़ा। इस असहाय यातनाओं से ऊबकर कई बार उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आते थे। अनेक राजबंदियों ने अंडमान की यम यातनाओं से ऊबकर प्राण भी दे दिए थे और कुछ बंदी पागल बन गए थे। अंडमान के कारावास में रहते हुए भी वे राजबंदियों के विषय में निरंतर आंदोलन करते रहे। इस समय तक उनका छोटा भाई नारायण जेल से मुक्त हो चुका था। उसे वर्ष में एक बार पत्र लिखने का इन्हें अवसर मिलता था। वे पत्र द्वारा भाई को आंदोलन की प्रेरणा दिया करते थे। बंदियों में से जो लोग अपनी सजाएं समाप्त कर स्वदेश लौटते थे, उन्हें सावरकर अपनी कविताएं तथा संदेश कंठस्थ करा देते थे। जो लोग स्मरण न कर सकते थे, उन्हें लिख कर देते थे। साथ ही उन्हें पत्र छापने की विधि भी बता देते थे। इस प्रकार इनकी कविताएं और लेख 600 मील की दूरी पार करते हुए भारत पहुंचे और समाचार पत्रों द्वारा जनता में वितरित हुए। करीब 8 वर्ष तक अंडमान में सावरकर का स्वास्थ्य ठीक रहा और फिर वे शारीरिक यातनाएं चुपचाप सहते रहे। परंतु ऐसी बात सदा तो नहीं चल सकती, अतः इनका स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा। संग्रहणी के रोग से शरीर अस्थिपंजर हो गया। इनका वजन 116 पाउंड से घटकर सिर्फ 98 पाउंड रह गया। फिर भी इन्हें अस्पताल न भेजकर कारागार की कोठरी में ही रखा गया। वे 1919 से 1929 तक लगातार 2 वर्ष रोग शैय्या पर पड़े रहे। इस अवस्था में अपनी मृत्यु निकट देखकर इन्होंने मृत्यु का आह्वान करते हुए मरणोन्मुख शैय्या पर
नामक एक मराठी कविता भी रची थी। यद्यपि सावरकर अपने देश से 600 मील दूर अंडमान की कालकोठरी में बंद थे, तथापि भारतीयों ने अपने इस वीर देशभक्त को एक दिन के लिए भी नहीं भुलाया था। इनके साहसिक कृत्यों की जनता में सर्वत्र प्रशंसा की जाती थी और समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक सभाओं द्वारा इनकी शीघ्र रिहाई के लिए लगातार प्रयत्न किए जाते थे। इनके छुटकारे के लिए एक सावरकर सप्ताह मनाया गया और करीब 70,000 हस्ताक्षरों ने एक प्रार्थना पत्र सरकार के पास भेजा था। उस समय तक किसी नेता की रिहाई के लिए इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ था। अतः सरकार ने विवश होकर सावरकर को 1929 की मई में अंडमान से कलकत्ता बुलाना पड़ा। वहां वे उन्हें रत्नागिरी जेल भेज दिया गया। बाद में 6 जनवरी 1924 को उन्हें जेल से मुक्तता हुई और उन्हें रत्नागिरी जिले में स्थानबद्ध कर रखा गया। केवल जिले भर में घूमने फिरने की स्वतंत्रता इन्हें दी गई। इसका लाभ उठाकर इन्होंने रत्नागिरी में हिंदू संगठन का कार्य आरंभ किया।